गुरुवार को सरेआम एक लड़की के साथ हुई बदसलूकी पर बवाल थमा भी नहीं था कि पटना में ही एक और महिला पर सितम ढाने का मामला सामने आया है। और शर्मसार करने वाली बात यह है कि इस दूसरे मामले में महिला पर जुल्म ढाने वाली खुद महिलाओं की जमात है। एक मजलूम औरत माफी के लिए गिड़गिड़ाती रही, और वो भी औरतों की उस जमात से जो पीट पीट कर उसकी जान ले लेने पर उतारू। लेकिन उसकी गुहार थप्पड़ों की गूंज में ही दब गई। गरीब मुखियारी का कसूर सिर्फ इतना था कि पेट की आग बुझाने के लिए उसने मंदिर से चढ़ावा चुराने की कोशिश की, लेकिन उसके इस मामूली से गुनाह की मजबूरी को समझने के लिए कोई आगे नहीं आया। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रही हैं पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री रेणुका चौधरी जी। रेणुका जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। सबसे पहले आपका रिएक्शन इस बात पर कि ये घटनाएं क्या बताती हैं? क्या वाकई यहाँ पर प्रशासन कमजोर था, या समाज में उतनी जागरूकता नहीं, या महिलाओं की स्थिति खराब है? ऐसे तमाम सवाल हैं, आपको क्या लगता है? ये सवालों में से एक न एक हिस्सा सच है। जितने सवाल आपने उठाए, ये सारे सवालों में से कुछ न कुछ सच है। समाज में आज भी औरत को अलग से देखते हैं, आज भी सहानुभूति नहीं है, और सबसे आसान चीज है कि एक औरत के कैरेक्टर के बारे में उसको बदनाम कर दें। और किसने, कौन सी कानून और अधिकार से ये लोग ने ऐसे किया? सवाल मेरी ये उठती है जी। यहाँ पर कोई इन लोगों का अधिकार नहीं होता है, यहाँ पर कानून की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जाती हैं रेणुका जी, वो तस्वीरों में बहुत साफ है। लेकिन कुछ खास इलाकों में हो रहा है। अभी ये तो नहीं कहेंगे कि सिर्फ बिहार में होता है, कई और जगहों से इस तरह की घटनाएं आती हैं, लेकिन पटना से ही इस तरह की दो घटनाएं बहुत कम अंतराल में आना, क्या ये बताता है कि देश के इस हिस्से में हालात कुछ ज्यादा खराब है? नहीं, मुझे ये हाल नजर आ रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री अभी कड़ी स्टेप नहीं उठाएंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी नौबत आएगी। क्योंकि अगर नीतीश कुमार जी जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कहते हैं और करके दिखा रहे हैं, तो क्या औरत की समस्या उनको इम्पोर्टेंट नजर नहीं आ रही है? सिग्नल मुख्यमंत्री से जाना चाहिए कि पुलिस को और वहाँ के प्रजा को, कि अगर हम ऐसे हरकत कुछ करेंगे तो इसकी हमें पनिशमेंट मिलेगी। अगर ये सोचेंगे कि सरकार कमजोर है, हम जो मर्जी कर लें, तो समस्या हल नहीं होगी, इनके हाथ से निकल जाएगी बात। रेणुका जी, आप महिलाओं के लिए बहुत लंबा काम भी कर चुकी हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री भी रही हैं, और मुझे याद है कि आपने ई टीजिंग के लिए बहुत सी कोशिशें की थी, महिलाओं की स्थिति में सुधार आए, इसके लिए आपने कई प्रयास किए थे। लेकिन वाकई में हिंदुस्तान में महिलाओं की क्या हालत है, क्या स्थिति? क्योंकि जैसा शुरुआत में मैंने कहा, ये हम सभी को शर्मसार करने वाली तस्वीर है। सही बात, क्योंकि संविधान ने ये फर्क कभी नहीं देखा आदमी और औरत में। संविधान ने उतना ही अधिकार दिया है महिलाओं को और पुरुषों को। तो किसने अधिकार दिया है पुरुषों को ये सोचने के लिए कि महिला से जो मर्जी हम बात कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं? और कानून क्या कर रही है? पुलिस ने क्या किया? फुटेज में क्या पुलिस नजर आए थे? ये इल्जाम ही औरत के खिलाफ क्यों लगा रहे? और अगर वाकई है भी तो ये कौन होते हैं? उसके लिए भी एक कानून है, कानून जारी करिए। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? जी रेणुका जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वाकई में हिंदुस्तान में इस वक्त क्या हालात हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत आप बेहतर बता पाएंगी, आपने इस मंत्रालय को संभाला है। महिलाओं की वाकई में स्थिति हिंदुस्तान में आज क्या है? मैं उम्मीद रखती हूँ कि देश में तरक्की हो रही है, कि हमारे औरतों का, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लीजिए, लड़कियों के नंबर फर्स्ट आती है। मगर यही वो देश है जहाँ हम अपने बेटियों को गला घोट देते हैं, कोख में मार देते हैं। तो जब इतनी डिफरेंस है तो इसकी बीच के रास्ता हम कहाँ से निकालें? आज तक हम लड़ते रहे कि जायदाद में हमारी हक होनी चाहिए, अधिकार होनी चाहिए। इतने साल बाद वो अधिकार को पाए हैं। लागू कितना हो रही है? कानून इतने सारे बनाए, कौन लागू करते हैं? पुरुषों का इतनी बॉन्डेज हो जाती है, आपसी में बात बन जाती है कि औरत बाहर रह जाती है। आज तक जो संविधान का दिया हुआ अधिकार और मर्यादा आज तक हमारे भाई, हमारे आदमी, हमारे लोग नहीं पहचानते। हाँ, कई पिताएं ऐसे हैं जो लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और सरकार ने पूरे जिम्मेदारी लेके महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत सारा मौका और अवकाश दिया हुआ है। मगर सामाजिक तौर से जब तक हमारी समाज की सोच विचार नहीं बदलेगी, हम वही गाना गाते गाएंगे
कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप रेणुका जी। और सबसे गंभीर सवाल ये है कि आपने लोगों की जिम्मेदारी की बात की है, तो यहाँ पर हम तस्वीरों में देख रहे हैं महिलाओं को प्रताड़ित कर रही हैं। मुझे याद है एक बार आपने ये भी कहा था कि महिलाओं को सबसे ज्यादा सजग होने की जरूरत है, क्योंकि दहेज जैसी जो कुरीतियां हैं या भ्रूण हत्या जैसी जो कुरीतियां हैं, उसके लिए महिलाएं ज्यादा जिम्मेदार हैं। उनमें खुद जागरूकता नहीं है कि महिलाओं की स्थिति क्या होनी चाहिए। इस पर मैं आपसे बातचीत जरूर करूंगा, लेकिन जैसा मैंने जिक्र किया कि देश के इस हिस्से में जहाँ की तस्वीरें इस वक्त दर्शक देख पा रहे हैं, पटना, और एक ही हफ्ते में 2 बार इस तरह की घिनौनी तस्वीरें सामने आई हैं, तो ये बताती है कि यहाँ हालात कुछ ज्यादा खराब है। किस तरह का क्या आंकड़े कहते हैं उस पर एक नजर डालते हैं। साल 2008 में बिहार में एनडीए के शासन के दौरान रेप, दहेज हत्या, किडनैपिंग और छेड़छाड़ के मामले बढ़े हैं। बिहार पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक साल 2008 में महिलाओं पर अत्याचार के कुल 6186 मामले दर्ज हुए और बलात्कार के 1041 मामले, किडनैपिंग के 1494 मामले, दहेज हत्या के मामले हैं 3463। और ये 2007 के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार के 4019 मामले दर्ज हुए। साल 2007 के ये आंकड़े बताते हैं कि बहुत अच्छे हालात इस साल भी महिलाओं के नहीं थे। खासतौर पर बिहार में 1012 मामले किडनैपिंग के और 2719 मामले दहेज हत्या के। गौरतलब है कि दोनों ही सालों में दहेज हत्या के मामले ज्यादा सामने आए हैं और 2008 में ये तादाद बढ़ी है। रेणुका जी हमारे साथ बनी हुई है। रेणुका जी, आप सुन भी रही होंगी इन आंकड़ों के बारे में, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। दहेज हत्या के मामले इतने ज्यादा आ रहे हैं, महिलाओं की स्थिति अगर देखें तो छेड़छाड़ के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या हमारे प्रयासों में कमी है या फिर समाज को सुधारना मुमकिन नहीं लगता? नहीं, मुख्यमंत्री को जरूरी है कि वो इशारा करे। अकलमंदों के लिए इशारा काफी है। अगर वो इशारा करेंगे कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने राज में, तो फिर लोगों में ये महसूस हो जाएगी कि हाँ, सरकार सीरियस है। कानून बहुत सारे हैं। मैं उन आंकड़ों के खोज में हूँ जो ये मामले तो है, ये आंकड़े हमारे सामने आए। कितने कन्विक्ट हुए हैं, कितने एफआईआर रजिस्टर हुए, कितने साल से ये केस पेंडिंग है, कब तक इन लोगों को इंसाफ मिलेगी, ये सवाल मैं पूछ रही हूँ। ये क्योंकि महिला हिम्मत करके आगे आके कंप्लेंट दे रही है, मगर अगर कानून इसकी तरफ नहीं पलट के देखेगी तो फायदा क्या हुआ? सवाल तो आपने गंभीर उठाया, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि रेणुका जी आपसे कुछ जवाब मिलेंगे, क्योंकि आप इसकी मंत्री भी रह चुकी है और इसके लिए बहुत काम भी कर चुकी है। वाकई सही हालात क्या हैं, वो महिलाएं आपसे जानना चाह रही हैं इस पर। हाँ, हालात यही है कि अगर हम अपने अधिकारों को नहीं पहचानेंगे, हम एक दूसरे के साथ नहीं देंगे, जितने एनजीओज हैं ये इस समय को पहचान के वो सामने नहीं आएंगे, टाइमली इंटरवेंशन नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट इस समस्या को हल करने का इरादा नहीं होगी, तो फिर सोच लीजिए कि हम कहीं आगे तरक्की हुई नहीं बिहार में। और ये बिहार की तरफ मैं सिर्फ राजनीतिक तौर से इशारा नहीं कर रही हूँ। आज समस्या बिहार की है तो इसलिए उसके बारे में जिक्र कर रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ, हम क्यों इतने कमजोर हैं? कौन सी ऐसी कमी है? किस कानून की जरूरत है आज के दिन? क्यों लागू नहीं करते हैं जो कानून है? क्यों लागू नहीं करते हैं? और अगर ये लोग लागू नहीं करते हैं तो सामाजिक तौर से हमें पलटना चाहिए। ऐसे लोगों को घर पे मत बुलाइए, शादियों में मत बुलाइए, उनके घर आना जाना बंद कर दीजिए। एनजीओ को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसे लोगों का तस्वीर छाप दीजिए, पोस्टर बनवाइए, जहाँ ये लोग जाएंगे उनके पीछे करके डंडोरा पीटिए कि ये ऐसे लोग हैं जो गैर सामाजिक तौर से ये लोग ऐसे घूमते रहते हैं। दे आर इक्वली क्रिमिनल। इस बात को हमें पहचानना चाहिए। ये कोई जेंटलमैन नहीं होते हैं। और जब हमारे पास सबूत मिल गई है कि इस आदमी ने ऐसा किया है, तो हम औरत की तरफ क्यों पलट के देखते कि उसकी कैरेक्टर क्या है? उसकी कैरेक्टर जो भी हो, उसके लिए कानून है। ये आदमी की जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदार पढ़ा लिखा आदमी है तो इनको समाज में किस तरह से बिहेव करना है उनको भी सीखना चाहिए और सिखाया जाना चाहिए। रेणुका जी, आखिर में ये बहुत गंभीर सवाल है जो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसका हल्का सा जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था। इन तस्वीरों में अगर देखें तो महिलाओं पर हाथ उठाती या महिला पर हाथ उठाती दिख रही है। लड़की को किस बेरहमी से पीटा जा रहा महिलाओं के द्वारा, वो साफ है। दहेज हत्या के जितने मामले आते हैं, भ्रूण हत्या के जितने मामले आते हैं, उनमें महिलाएं ज्यादा बड़े पैमाने पर दोषी पाई जाती हैं।
लड़की की साथ हो या इस तरह के तमाम मामले सामने आते हैं। आपको लगता है महिलाओं की जिम्मेदारी ज्यादा है महिलाओं के प्रति सजगता जगाने की, या अगर वो समझदार हो जाए तो शायद महिलाओं पर इतना अत्याचार ना हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुरुषों की जिम्मेदारी ज्यादा होनी चाहिए। जिस पिता लड़कियों को बढ़ाता है, जो ससुर जी बहू को घर ले जाता है, जो भाई के कलाई पे हम रक्षाबंधन बांधते हैं, जो टीचर प्रोफेसर हमें सिखाते हैं, इन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि माहौल ऐसे बने कि उनके साथ वाले पुरुष किस तरह से बिहेव करे, ये एक दूसरे को सिखाना चाहिए। औरत वैसे भी मजबूर है। कितने औरतें पढ़े लिखे शिक्षित कमाते हुए औरतों को, कितने लोगों को इतनी आजादी है, फ्रीडम है कि घर में आके बोल सकते हैं कि देखिए डैडी जी मुझे पसंद नहीं है, ये घर के सामने जो आदमी है इसने मुझे देख के आंख मारा। क्या कहेंगे लोग, बेटे तुम उस तरफ क्यों देख रहे थे, तुमने आंख उठा के देखा तो तेरे को नजर आया, तुम कौन हो, तुम हेमा मालिनी वैजयंती माला हो क्या कि तेरे को देख के वो आंख मार रहा था, तेरे में कुछ कमी है। और ये हमारी सामाजिक विधि बन गई और इसको हमें हटाना चाहिए। जब तक पुरुषों को मन से ये बात नहीं हटेगी कि ये औरत सीधी है, इसकी भी अधिकार है, ये मेरी साथ वाली है, उसको इतना ही हक है जितना मेरा है, इसको मर्यादा से देखना चाहिए। जब तक वो विचार नहीं बदलेगी औरत कैसे बोलेगी? क्या उसको जायदाद मिल रही है? बहुत आसानी से आदमी कहेगा तो घर से निकल जा। लड़की पैदा करती है औरत तो आदमी औरत को निकाल देता है, सोचता नहीं कि जिम्मेदार वो है। ऐसे समाज में आप कह रहे कि औरत सामने आए, कैसे आएगी? वो ऑर्डर ओबे करेगी, जो इशारा करते हैं वो मानते जाएगी। तो अगर समाज में बदलना चाहिए तो पुरुष हमारी समस्या नहीं बनना चाहिए, समस्या को हल करने का तरीका बनना चाहिए, हमारे साथ देना चाहिए। और वो महिलाएं जिन पर अत्याचार हो रहा है, क्या इसी तरह होता रहेगा या उनको कुछ कहेंगी आप, उनके लिए कुछ किया जा सकता है या वो खुद क्या करें? हाँ, मैं उनको कहूंगी, नहीं मैं उनको कहूंगी कि कानून फिर भी आप लागू करिए, शिकायत करिए, डरिए मत, एनजीओ का सहारा लीजिए, एक सेफ घर तक पहुंच जाइए और मीडिया के द्वारा आप देश को बता दीजिए आपके साथ क्या हो रहा है। हिम्मत और हौसला बढ़ा लीजिए, आपके अपने अधिकार को आप पहचान लीजिए। संविधान का दिया हुआ अधिकार के साथ साथ बहुत सारे कानून बने हैं आपके हित में, उसको आप अपनी आवाज उठाइएगा, शर्माइए मत, लड़िएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी की सवाल है। रेणुका जी, एक आखिरी सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि कई योजनाएं बनाई गई, कई कानून बनाए गए। आपको क्या लगता है कि कानून और इन योजनाओं के जरिए ही समाज में परिवर्तन आ जाएगा? सिर्फ इस कुरीति की बात नहीं करते, सिर्फ इस समस्या की बात नहीं करते, किसी भी समस्या की बात करें, हम देखते हैं कि समाज में हमने कानून तो बहुत बड़े बड़े बनाए हैं, बंदिशें लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कारगर नहीं होती है। कैसे जमीन पर लेकर आएंगे, कैसे वो जागृति लेकर आएंगे? देखिए, कानून हम इसीलिए बनाते कि वो एक इशारा बन जाती है, एक दिशा दिखाती है कि इस तरफ से जाने से आप आराम से समाज में रह सकते हैं। गैर कानूनी काम करना एक इंसान की अपनी फैसला होती है, और अगर कानून भी नहीं रहा तो फिर समाज को समझ में नहीं आएगी कि किस दिशा में वो चले। और कानून सिर्फ आज की समस्या हल करने की बात नहीं, आने वाले पीढ़ियों को भी हम शिक्षित रखते हैं कि आपको बढ़ते उम्र में अपनी क्लासमेट के साथ क्या बर्ताव रखनी चाहिए, अगर आप गैर कानूनी काम करेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है, ये भी हम सिखाते हैं बच्चों को। और समाज को संभालने की ढंग बनती है कानून, मगर अपने आप पे लागू करने का जिम्मेदारी हर इंसान को अपने आप पे लागू करने का जिम्मेदारी होती है। और अगर ये सोचते हैं कि वो गैर कानूनी ढंग से कुछ करेंगे, 4 लोग बच के जाएंगे, मगर 40 को जरूर हम सबक सिखाएंगे। वो दिन दूर नहीं है जब ये सब समाज में फैलते जा रही है, लोग समझ रहे हैं। आज जो दहेज में लड़कियों को जलाते हैं तो दोबारा सोचते हैं कि इस घर में इस आदमी को मत दो, इसकी पहली बहू ऐसी मर गई थी। वो मजबूरियां हट जा रही है क्योंकि औरतों के लिए नौकरी दिया जा रहा है, उनको मौका दिया जा रहा है, उनको अवकाश दिया जा रहा है, उनको शिक्षित हम कर रहे हैं और सुरक्षित रखने का कई तरीके हम औरतों को भी समझा रहे हैं। और कई एनजीओ आगे बढ़े हैं जो ये काम अपने आप पे लेते हैं और लागू करते हैं। हाँ, फिर भी ये सब करते हुए भी फिर भी ऐसे घटने होते जा रहे हैं, मगर मैं सोचती हूँ कि मीडिया के द्वारा समाज जागरूक हो सकती है और हम एक दूसरे से सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और आज भी मैं उतना ही लड़ती हूँ जैसे मैं पहले भी लड़ती थी, लोगों के, अपने महिलाओं के अधिकारों के लिए।
उम्मीद करते हैं क्रांति एक ना एक दिन जरूर आएगी। रेणुका जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, पूरी बातचीत के लिए आपका।